क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। यह पुस्तक एनसीईआरटी की है। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। जैसे यदि हम कहें कि गांव और शहर दोनों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाने वाले वस्तु, तो यहाँ पे हो सकता है जैसे बस, रिक्शा, साइकिल, पेड़ पौधे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो हमें आराम पहुंचाती है। और इस सूची को बनाने में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पेपर, दूसरा कलम। इसके माध्यम से बना सकते हैं यह सूची। अब आगे देखते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यदि आपसे कोई पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी कि संसाधन किसे कहते हैं। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। वहाँ पे जो था वो है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं उससे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन आपको क्लास 10th में उस परिभाषा को नहीं रिपीट करना। आपका यहाँ पे परिभाषा थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर यह चेंज होगा, यहाँ पे देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए विज्ञान भी उपलब्ध हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, और जो मतलब आर्थिक मतलब पैसे के मामले में आर्थिक रूप से हमारी आर्थिक रूप से हम उसे बना सकते हैं और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति रूपांतरण प्रक्रिया मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, और जो मनुष्य हैं वो टेक्नोलॉजी विज्ञान के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कि संसाधन को एक उपहार समझते हैं? क्या आप भी संसाधन को एक उपहार समझते हैं? लेकिन यह ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मनुष्य नहीं होता तो संसाधन कहाँ से? किसी भी वस्तु को, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, और जो मनुष्य हैं वही तो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वस्तु को संसाधन में बदलते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे क
उत्पत्ति के आधार पर हम पहला संसाधन को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो है वह उत्पत्ति के आधार पर इसमें दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। आगे देखेंगे कि जैव और अजैव क्या होता है। दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हम संसाधन को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व को हम संसाधन में चार प्रकार से बांट सकते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा जो है वह है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को हम चार तरह से बांट सकते हैं। पहला संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें देखिए मानव, भौतिक, पर्यावरण, प्रकृति और संस्था प्रौद्योगिकी। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है मनुष्य का। नीचे एक डायग्राम दिया गया है संसाधन का, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संसाधन दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार का होता है। इसमें नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। जो नवीकरण योग्य संसाधन होता है वह भी दो प्रकार के होता है। पहला सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और दूसरा जैव। जैव दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में वन आता है। अनवीकरण योग्य संसाधन भी दो प्रकार का होता है। पहला पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। मानवीय जो संसाधन है वह भी दो प्रकार का होता है, संस्थाएं एवं संचार, संरचनाएं एवं संस्थाएं। नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। प्रत्येक संवर्ग से कम दो संसाधनों की पहचान करें। संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब वैसा संसाधन जो कि जीवमंडल से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है, वही है जैव संसाधन। दूसरा अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान और धातुएं। दूसरा जो है समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसे हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक प्रक्रिया ये आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे या 9th में भी, रासायनिक प्रक्रिया और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हम नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें हम नवीकरण योग्य संसाधन अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा।
सौर मतलब सूर्य का प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है। पवन मतलब वायु के द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा। जल, वन और वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया। चित्र 1.2 में दूसरा जो है इसमें अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसका यदि आपसे परिभाषा पूछा जाए तो आपको इस तरह से बोलना होगा, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और नवीकरण संसाधन जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता है, और अनवीकरण संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इससे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जीवाश्म ईंधन, धातुएं, जो कि एक बार प्रयोग में लाया जाता है और साथ ही खत्म हो जाता है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब जैसे कि किसी का अधिकार, किसी एक स्वामित्व में जो पहला संसाधन है वह है व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, जिसे बदले में सरकार को वह लगान चुकाता है। यदि आप साधारण भाषा में बोलें कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक विकार हो, उससे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, जमीन, तालाब, जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, वही है व्यक्तिगत संसाधन। और यहाँ पर देखिए सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। यदि साधारण भाषा में बोला जाए, वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय या समाज का अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे विद्यालय, पिकनिक स्थल, सार्वजनिक पार्क, नगरीय क्षेत्र, खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अगला जो है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। किसी भी देश में, उस देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। और देश के सरकार का यह अधिकार है कि वह किसी भी एक व्यक्ति के ज़मीन को भी आम जनता के हित के लिए दे सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। उसे किसी आम जनता को दे सकती है, किसी एक व्यक्ति के ज़मीन को भी। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बने होते हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। और जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ विकास के लिए प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है।
सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्रीय संपदा है। मतलब किसी भी महासागर में तट से महासागर के बीच 22 किलोमीटर की दूरी तक वह जो समुद्र है उसमें राष्ट्रीय संसाधन में आता है और उसके अंदर पाए जाने वाले खनिज भी उस देश का ही होता है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों अपरजनक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर कि पूरे देश का अधिकार होता है और उसके लिए एक संस्था होती है जो कि उस पर नियंत्रित करती है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है और जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है उसका उपयोग आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी दिया गया है जिसे जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपरजनक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर के तलहटी में क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपरजनक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैंगनीज ग्रंथि का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। अगला जो है विकास के स्तर के आधार पर। पहला संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। कहा जाए तो वैसा संसाधन जो कि है किसी प्रदेश में उसका अपार भंडार है परंतु उसका उपयोग नहीं किया गया है और भविष्य में हो सकता है, संभावित संसाधन हम उसे कहेंगे। स्तर के आधार पर हमने पहला देखा संभावित संसाधन, ये दूसरा देखेंगे वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, और उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तीसरा जो है वह है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। वैसा पदार्थ जो हमारे पर्यावरण में है, मानव उनका उपयोग कर सकता है, मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं परंतु हमारे पास
उस तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे हम भंडार कहेंगे। वो हमारे पास है परंतु हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी कारण से पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वह है भंडार। उदाहरण के लिए जल दो गैसों का मिश्रण है, दो गैसों का यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक पाया जाता है। जल से हम हाइड्रोजन गैस को निकालकर एक मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना सकते हैं, परंतु अभी हमारे पास ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। चौथा जो है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। जैसे नदी के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जो हमारे आसपास नदियाँ बहती है उससे हम विद्युत जल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग विद्युत बनाने में नहीं किया जा रहा हो, किया जा रहा है, परंतु अभी सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। क्रियाकलाप अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार करें। जैसे नदियाँ, वन, जिससे ये हमारे लिए संचित कोष भंडार हैं। हम लोग आगे देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो संसाधन है वह मनुष्य के जीवन यापन के लिए तो अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति का देन है। ऐसा लोग मानते थे कि जो संसाधन है वह एक प्राकृतिक का देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया। ऐसा लोग मानते थे कि जो संसाधन है वह प्राकृतिक का दिया हुआ है। यह समझकर मनुष्यों ने अंधाधुंध उपयोग किया, उपयोग से भी अधिक उपयोग किया, उसे हम अंधाधुंध कहेंगे। जो कि उपयोग से भी अधिक उपयोग किया संसाधनों का, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। और यह समस्या जो है वैश्विक संसाधनों का ह्रास। कुछ व्यक्ति के लालच की वजह से संसाधन खत्म हुआ। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, और जो संसाधन है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जिससे कि समाज दो भागों में बट गया, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। दो कारण यहाँ है, और तीसरा कारण जो है वह यह है कि संसाधन के अंधाधुंध
शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। संसाधन का अंधाधुंध उपयोग होने से विश्व स्तर पर संकट पैदा हुआ है, जैसे भूमि का ताप बढ़ जाता है, ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय वंश बंटवारा आवश्यक हो गया है और मनुष्य के जीवन को यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यदि किसी एक व्यक्ति या किसी एक ही देश वर्तमान समय में संसाधनों का दोहन करे तो इससे पृथ्वी का जो भविष्य है वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास ही जरूरी है। सतत पोषणीय विकास जो होता है वह होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाना, जिसमें हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही अपना काम करें और वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक होए।